नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और बड़ी खबर आपको देते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अंकिता के पिता ने बेटी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। परिवार ने पुलिस प्रशासन के एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। अंकिता के पिता का कहना है कि वनांतरा रिजॉर्ट में सबूत थे तो फिर उसे गिराया क्यों किया गया, उसे आनन फानन में उस पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ। उन्होंने केस के फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल और आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। पिता का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कातिलों को जल्द फांसी हो, यह पिता की मांग है। लेकिन साथ ही साथ वो ये मांग कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने आनन फानन में बुलडोजर क्यों चलाया। क्या वाही लूटने के लिए तत्काल बुलडोजर एक्शन चला दिया क्या? ये जानते हुए भी कि उस रिजॉर्ट से बहुत सारे सबूत मिल सकते थे, खासतौर पर उस हिस्से से जहां पर अंकिता रह रही थी। सीसीटीवी फुटेजेस वहां पर हो सकते थे, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती थी, सबूत मिल सकते थे। लेकिन तत्काल कार्रवाई कर दी गई, बुलडोजर से उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। तो आखिर इतनी जल्दबाजी में एक्शन क्यों किया गया? और अंतिम संस्कार से परिवार वालों का इनकार है। पूरे उत्तराखंड में इस वक्त आक्रोश है, पूरा उत्तराखंड गुस्से में है और गुस्से के पीछे की वजह है अंकिता भंडारी की हत्या और उसके बाद जो एक लचर व्यवस्था नजर आई है प्रशासनिक। सीधा सीधा आरोप है, पहला तो बुलडोजर से उसको क्यों गिराया गया। दूसरा, वो मांग कर रहे हैं कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तीसरा मांग यह है कि मांग उनकी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो और फांसी की सजा मिले। अंकिता के रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी मांग है, एक बार आपको सुनाते हैं। अंकिता के मौसाजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अंतिम संस्कार बताया जा रहा है कुछ देर में होना है, लेकिन अभी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो गई है। अंतिम संस्कार बताया जा रहा है कि अभी नहीं करने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है सर? मैम, ये अंकिता के पिताजी की ये चाहते हैं कि अंतिम वो पोस्टमार्टम की जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, ताकि उनको पता चले कि मरने का रीज़न क्या है, उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो अंतिम संस्कार करने के लिए वो तैयार हैं और हम तो उनके रिलेटिव हैं, हम उनके साथ में हैं। तो अभी मतलब जो अभी रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं? हाँ, वो एक प्रोविजनल रिपोर्ट है और उसमें बस 2-3 लाइनें लिखी हैं कि उसको गंभीर चोट लगी है और वो उसका दम घुटने से मृत्यु हुई है। वो ये चाहते हैं कि वो जो पोस्टमार्टम की कंप्लीट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, जिससे कि उसके साथ क्या हुआ उन कारणों का पता चल सके। कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए, प्रोविजनल रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। परिवार वाले स्पष्ट कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल रिपोर्ट क्यों, कंप्लीट रिपोर्ट क्यों नहीं है। कंप्लीट रिपोर्ट होगी जिसमें उनको पूरी जानकारी होगी कि कैसे उनकी बेटी की हत्या की गई, कत्ल कैसे हुआ, कैसे उसकी मौत हुई, उसकी पूरी जानकारी उनको चाहिए, एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन प्रोविजनल रिपोर्ट देकर वो अंतिम संस्कार नहीं करने वाले जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती है। यही उनकी मांग है और साथ ही साथ मांग है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा फांसी से कम कुछ और नहीं। इस वक्त उत्तराखंड की जो बड़ी आबादी है वो आक्रोशित है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी प्रदर्शन देखने को मिले और ये थोड़ी देर पहले की श्रीनगर की तस्वीरें, श्रीनगर में प्रदर्शन देखने को मिला। वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं और उन्होंने मांग की है कि तत्काल फांसी उनको दी जाए। लेकिन आपसे एक निवेदन और करना चाहते हैं कि एक तो पीएम की रिपोर्ट सार्वजनिक करें, दूसरा उस लड़की के परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि जब तक नहीं दी जाती है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक हम इस मोर्चरी से इस बेटी की डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आज अगर आप लोग अपनी इस अंकिता को अपनी बेटी समझते हैं तो जब तक ये तीनों मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक इस बेटी को यहाँ से नहीं उठने देंगे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रशासन के लोगों को से भी निवेदन है कि आज यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। मैं हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। एसआईटी का गठन हो गया है, सरकार कह रही है जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, ये कहा जा रहा है। लेकिन तत्काल बुलडोजर एक्शन हो जाता है, जिस जगह की जांच होनी चाहिए वो बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। बहरहाल जांच अभी कहां तक आगे बढ़ी है बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर को बारीकी से देख रहे हैं, कि जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, अभी जांच कहां तक पहुंची और जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं
क्या आप बुलडोजर एक्शन कैसे कर सकते, कैसे बुलडोजर चला सकते हैं उस जगह पर जिसकी जांच होनी बाकी थी, जहां पर बहुत सारे सबूत हो सकते थे? क्या कह रहे हैं पुलिस इस पर? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का अभी अभी बयान आया है और जिसमें पुलिस ने का दावा है कि जो पूरा रिजॉर्ट है उसकी वीडियोग्राफी करा ली गई थी। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि 23 तारीख को एफआईआर पूरे मामले का खुलासा होता है और दोपहर के वक्त तीनों आरोपी गिरफ्तार होते हैं और रात के वक्त बुलडोजर चल जाता है। तो कैसे और किस तरह से पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए होंगे, ये अपने बड़ा सवाल है, क्योंकि रिजॉर्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। लोकल लोग रिजॉर्ट के अंदर घुसकर दाखिल करके जो सामान है उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो कैसे एविडेंस कलेक्ट करेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा, इस केस को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज तक के पास कुछ ऑडियो टेप्स भी हाथ लगे हैं, जिससे यह पता चलता है कि पुलकित आर्या किस क्रिमिनल माइंड का आदमी था। वो लगातार इस पूरे केस को गुमराह कर रहा था, अंकिता के दोस्त को गुमराह कर रहा था। एसआईटी जांच का गठन हो गया है। एसआईटी कुछ देर बाद उस रिजॉर्ट पर, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस रिजॉर्ट पर आ सकती है और तमाम जो मामले हैं उनकी तहकीकात कर सकती है। उसके अलावा जो चैट रिकवर हुए थे अंकिता के उसके दोस्त के साथ, उसके दोस्त से पूछताछ कर सकती है उत्तराखंड की पुलिस। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अंकिता के परिवार वाले अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, खासतौर पे जो आरोपी है उनको फांसी की मांग है। ये इस तरह के तमाम मांग है, उनको लेकर लगातार वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अरविंद लौट रहा हूं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त श्रीनगर से हमारी संवाददाता सरिता तिवारी हमारे साथ जुड़ गई। सरिता, परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? सवाल एक ये भी है कि जो कंप्लीट रिपोर्ट आनी चाहिए थी पोस्टमार्टम की, वो क्यों नहीं आई? प्रोविजनल रिपोर्ट क्यों परिवार वालों को दी गई है? बिल्कुल, आज सुबह सुबह सिर्फ एक प्रोविजनल रिपोर्ट यहाँ पर आई है, जिसके बाद हमने यहाँ पर अंकिता के जो पिता हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि वो अंतिम संस्कार करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जब तक एक फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक यहाँ पर नहीं हो जाती है तब तक ये लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही कई सारे सवाल भी यहाँ पर उन्होंने उठाए हैं कि जब वो वहां पर रिसोर्ट गए थे तो किस तरह से उनके साथ पुलकित आर्य और साथ ही जो दो और अक्यूज यहाँ पर हैं, अंकित गुप्ता और साथ ही यहाँ पर सौरभ, उसके साथ इन लोगों ने पिता के साथ किस तरह से बदसलूकी वहां पर की थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि आपस में मारपीट तक करने पर उतारू हो गए थे। साथ ही अंकित के पिता ने यह भी यहाँ पर बताया कि सीसीटीवी कैमरेस के जो वायर्स थे वो भी वहां पर काट दिए गए थे ताकि सबूत यहाँ पर मिटा सके। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि जो अंकिता की माँ भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफी बेसुध हालत में है। साथ ही साथ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, अंकिता के गाँव से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इस वक्त ये श्रीनगर में पीडब्ल्यूडी का निरीक्षण भवन है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ। सरिता, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी बात आ गई। मैं लौट रहा हूं आपके पास, जैसे कनेक्शन ठीक होता है। परिवार की मांग ये है कि उनको कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। परिवार की मांग ये है कि उनकी बेटी को न्याय मिले। परिवार की मांग ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच सही से आगे बढ़े। परिवार को शक है कि क्या ये जांच आगे सही से होगी भी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कितना बड़ा वो नेता था, कितना पावरफुल था, ये सब जानते हैं। और यही वजह है कि एक साम्राज्य खड़ा किया और अपने बलबूते कितने लोगों को उसने ऐसे प्रताड़ित किया होगा, जैसा अंकिता भंडारी को किया। और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, फांसी की मांग लगातार परिवार की तरफ से की जा रही है। निवेदन है, आपने जो अभी तक इसमें जितने भी आपने कार्रवाई की है उसके तो ये मांग हो रही है वहां पर कि परिवार के सदस्य को नौकरी मिले और मुआवजा मिले। तो पीएम की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अंकिता मर्डर केस में आज तक को अब तक का सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है और आज तक को अंकिता के दोस्त पुष्प और पुलकित आर्य के बीच में फोन पर बातचीत मिली है और इस बातचीत में पुष्प लगातार अंकिता के बारे में पूछ रहा है और पुलकित आर्य उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलकित आर्य झांसा दे रहा है कि वो अंकिता के साथ लौटा था, उसने अंकिता को उसके कमरे में छोड़ा था। एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ, तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने।
क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो, अगर तुम्हारी क्या अगर बात। अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे एटलीस्ट फोन एक पे बार भी तो किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी, हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसे रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? बजे, 10 10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे वहां रिसोर्ट में। अच्छा। अंकिता का दोस्त लगातार पुलकित आर्या से पूछताछ करता रहा और वो लगातार झांसा देता रहा। वो अंकिता के बारे में झूठ बोलता रहा। वो अपने फोन के बारे में भी अंकिता से झूठ बोलता रहा। हेलो। हेलो। हाँ, पता हाँ लगा जी, कुछ? मैं हेलो। बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी, कहाँ बैठे कर हो रहे हैं आप? सब। यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ। जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, हाँ कहीं और हाँ जॉब ढूंढो, तो हाँ। उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया, आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे चलो घंटे बाद चलो बात करते हैं चलो, ये आपसे। भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया, मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई हाँ पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को हाँ। थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल फोन है हाँ ना, बंदा कहीं पे भी फोन हाँ। कर सकता और है दूसरी ना? बात क्या है ना, ऐसा है, देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको भी आधे देखो घंटे में जो बात करता देखो हूँ। जो मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ आपकी है, आपको ढूंढना पड़ेगा जो हाँ। मर्जी हो। भाई साहब वही कर रहे हैं, और आप ठीक है हमें ना? ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए पुष्प, समझ रहे हैं नहीं, आप बात? देखिए, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं ठीक आपको है, याद दिला रहा हूँ। बस आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप हाँ। ढूंढिए। ठीक है ना? आप आधे तो आपने पूरी बातचीत सुनी और कैसे ये पुलकित जो है पुष्प को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुष्प बिल्कुल क्लैरिटी से अपने बात पर था और जो सवाल पूछ रहा था वो सवाल पुलकित को असहज कर रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा लगातार हैं और उन्होंने भी ये जो अब ऑडियो सामने आ रहे हैं वो सुने। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अरविंद कि पुलकित के खिलाफ अब तक पुलिस क्या क्या सबूत जुटा पाई है? देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार किया था पुलकित समेत तीनों आरोपियों को और गिरफ्तार करने के बाद कुछ घंटों की पूछताछ हुई थी। उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन सबूत एक के बाद एक सामने आते चले जा रहे हैं। आज तक के पास ये ऑडियो है, 2 ऑडियो है और काफी लंबा ऑडियो है जिसमें वो लगातार बता रहा है। खासतौर से लगातार पुलकित जो ये बता रहा है कि अंकिता को उसने फोन दे दिया था, तो फोन कहाँ है फिर पुलकित का? उसमें कई राज छुपे हो सकते हैं। जरूरी है कि पुलिस उस पर ध्यान दे और जो पुलकित आर्या है उसका फोन तलाशे। हालांकि पुलकित आर्या यह दावा कर रहा है कि उसने अपना फोन अंकिता को दे दिया था और पूरी रात अंकिता रिजॉर्ट में ही थी। सुबह के वक्त उसका एक एम्प्लॉय गया, अंकिता वहां से गायब थी। जबकि हकीकत ये थी कि ये जो ऑडियो टेप है इसके 1 घंटे पहले ही हत्या कर दी गई थी अंकिता की, और वही उसी शख्स ने हत्या की जो ऑडियो में लगातार ये झूठ बोलता जा रहा है कि अंकिता कभी यहाँ थी कभी वहां थी। दरअसल पुलकित आर्या जो एक रसूखदार फैमिली से आता है राजीव, उसने परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की थी ताकि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एक गहरे नहर में जो अंकिता है उसको फेंक दिया गया। उसे अंदाजा था कि डेड बॉडी तो मिलेगी नहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से ऑडियो में बातचीत हो रही है, हावी होने की कोशिश कर रहा है अंकिता के दोस्त पर, ऐसा लग रहा है कि प्लान बाद में यही था कि जो अंकिता का दोस्त है उसी को फंसा देना इस पूरे मामले पे, और खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है। एक ऑडियो पुलिस स्टेशन में जब वो बैठा हुआ है तब का है, तो लगातार एक के बाद एक झूठ। अभी इसमें पुलिस को काफी कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी अगर इस केस को बहुत मजबूत बनाना है, क्योंकि जो पुलकित आर्या है, अंकिता के परिवार का कहना है कि वो एक बहुत रसूखदार फैमिली से आता है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू है वो ये है कि अंकिता लगातार अपने दोस्त से चैट पर बात कर रही है। उसमें साफ साफ जिक्र है कि फोर्सफुली वीवीआईपी गेस्ट को जो
स्पेशल सर्विस है वो देने के लिए, यानी सेक्स रैकेट के धंधे में धकेलने की भी कोशिश। तो क्या रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट का धंधा चलता था? क्या उसमें अंकिता को जबरन धकेला जा रहा था? जैसा कि चैट में इस बात का जिक्र भी किया, अपने दोस्त से इस बारे में जिक्र किया। तो एसआईटी इन तमाम चीजों की जांच करेगी। कई ऐसे एविडेंस हैं अभी जो जुटाने बाकी है और एसआईटी की टीम अब उसी कोशिश में रिजॉर्ट के भीतर सीसीटीवी था? अगर था तो क्या उसके फुटेज सामने आ पाए हैं? या ऋषिकेश जब ये लोग गए थे क्या वहां से कोई तस्वीरें आई हैं, कोई सीसीटीवी में ये लोग कैद हुए हों? देखिए राजीव, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दरअसल आपने अंकिता के पिता को भी सुना होगा। जैसा इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये इसी जगह पर रिजॉर्ट है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं घना जंगल है और बीच में रिजॉर्ट है। तो रिजॉर्ट के पास का जो सीसीटीवी है वहां का वायर पहले ही काट दिया गया था। और ऑडियो में आपने सुना होगा कि उसका दोस्त पूछ भी रहा है कि प्रॉपर्टी आपके पास सीसीटीवी तो लगा ही होता है, जिस पर वो फिर हकबका सा जाता है और बोलता है कि देखता हूं कि सीसीटीवी लगा है या नहीं लगा है। एक रिजॉर्ट का ऑनर, क्या उसे ये मालूम नहीं है कि उसके रिजॉर्ट में सीसीटीवी लगा या नहीं लगा? बात को कंप्लीट कीजिएगा। अंकिता की मौत से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर में गुस्सा है। दबाव बढ़ा तो सरकार ने कार्रवाई भी की। अंकिता की मौत से पहले का एक ऑडियो हमें मिला है जिसमें वो काफी डरी हुई, सहमी हुई सी लग रही है। अंकिता भंडारी की मौत कैसे हुई? मौत से पहले बीजेपी नेता के बेटे ने उसके साथ क्या क्या किया? पावर के नशे में 19 साल की लड़की से हुई दरिंदगी का पर्दाफाश हो चुका है। ऋषिकेश एम्स ने अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि अंकिता की मौत दम घुटने और डूबने से हुई। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि चोट की वजह से अंकिता बेहोश हो गई। पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। गुस्से की यह आग उस साजिश के खिलाफ है जिसने एक 19 साल की लड़की की जान ले ली। ये कार्रवाई उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ है जिसने बड़ी बेरहमी से अंकिता भंडारी का कत्ल कर दिया। यह आक्रोश उन लोगों का है जो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इंसाफ के लिए नारे लगा रहे हैं। अंकिता के कातिलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अंकिता की हत्या की वजह को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, महिलाओं के लिए डराने वाला है। उत्तराखंड के एक ताकतवर नेता के बेटे पुलकित आर्या ने अंकिता पर वो सब करने का दबाव डाला जो उसकी जमीर को गवारा नहीं हुआ और अंकिता की इसी जिद ने उसकी जान ले ली। ये केस 22 तारीख को थाना पुलिस को सौंपा गया था और हमने एक दिन के अंदर ही केस को वर्कआउट कर लिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लड़की को इस नहर में, गंगा नहर जो चेला के पास से जाती है ऋषिकेश। इस बीच आज तक को अंकिता का एक ऑडियो भी मिला है जिसमें रिजॉर्ट के रसोइये से बात करते हुए वो काफी डरी दिख रही हैं। मैं करण बोल रहा हूँ, क्या हुआ? ऊपर ले जा दो दुकान पर। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। 18 सितंबर को पुलकित अंकिता का झगड़ा हुआ। फिर पुलकित ने ऋषिकेश का प्लान बनाया। अंकिता, पुलकित, अंकित, सौरभ ऋषिकेश पहुंचे। वापसी में बैराज होते हुए ऋषिकेश एम्स के पास पहुंचे। बैराज के पास रुककर तीनों शराब पीने लगे। वहां पुलकित और अंकिता में झगड़ा होने लगा। पुलकित ने अंकिता पर बदनाम करने का आरोप लगाया। पुलकित ने अंकिता का फोन नहर में फेंक दिया। फिर अंकिता पुलकित में हाथापाई होने लगी। गुस्से में पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया। धक्के से अंकिता पहाड़ी से नहर में गिर गई। गुस्से हंगामे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया। हालांकि आनन फानन में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच एसआईटी को थमा दी है। धामी सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है, लेकिन इस वारदात से धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस की साख भी जमींदोज हुई है। पौड़ी से अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश, आज तक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज तक से बातचीत में कहा कि दोषी कौन है, उसका रसूख है, ये मैटर नहीं करता है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। धामी जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। लेकिन सर, उत्तराखंड की जनता बहुत रोष में है, बहुत गुस्से में है, आरोप भी लगा रहे हैं
कि सर एक्शन तो अब देखने को मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, आप खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वक्त रहते अगर कदम उठाया गया होता तो अंकिता जिंदा होती, सबके बीच होती। सर बहुत दुखद घटना घटित हुई है और ये बहुत दुख का कारण भी है। पूरे उत्तराखंड में सभी लोग दुखी हैं और हमको जैसे ही यह पता लगा कि यह घटना जो है 4 दिन पहले घटित हुई है, तुरंत ही हमने पुलिस को, जो रेगुलर पुलिस है, उस पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस ने जो भी आरोपित थे उन सभी को जेल भेज दिया है और इतना ही नहीं, जो अवैध निर्माण है, जो अलग गलत तरीके से उनके यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुआ है उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर दी है। इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, तो इसी पर कोई भी ये न सोचे कि कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या पार्टी के पदाधिकारी है, तो उनको पार्टी से भी हटा दिया है। सरकार में जो उनके भाई थे उनको भी वहां से भी हटा दिया है। एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, अब तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पहले आपको लगता नहीं कि थोड़ी देरी हो गई? क्योंकि परिजनों का भी आरोप, वहां पर स्थानीय जो गांव वाले हैं उनका आरोप, इसको लेकर सड़क पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय के लिए, जस्टिस फॉर अंकिता के नारे लगा रहे हैं। देखिए, अंकिता के साथ जो हुआ है वो बहुत दुखद है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी मैं कहूँ कि सहन करने योग्य कोई काम नहीं है। इसलिए कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितने भी लंबे चौड़े हाथ क्यों न हो, इस पर पूरी कार्रवाई होगी। आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। आगे भी हर पहलू का जांच हो, हर पहलू निकल कर आए, कोई भी एंगल न छूटे। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। उत्तराखंड इसलिए नहीं है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर हम सभी अतिथियों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज है सियासी सुपर संडे। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, नए सीएम का ऐलान हो सकता है और दिल्ली में सोनिया गांधी से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की मुलाकात भी हो सकती है और फतेहाबाद में विपक्षी दल आज अपना दमखम भी दिखाने वाले हैं। तो सियासत का ये सुपर संडे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान की, क्योंकि बड़ी बैठक है और जिसमें बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ा फैसला मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक है। 2 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक होने वाली है। 2 पर्यवेक्षक वहां पर भेजे गए जो है जाने वाले हैं। बैठक में प्रस्ताव पारित होने की संभावनाएं हैं। तो ये बहुत बड़ी बैठक है जिसमें आला कमान को अधिकार देने की संभावना है कि आला कमान तय करे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आला कमान यह तय करेगा कि नया सीएम राजस्थान का कौन होगा। गहलोत के बाद अगला मुख्य फेस कौन होगा। गहलोत को सीएम पद छोड़ना होगा क्योंकि अध्यक्ष पद के चुनावी रेस में वो है। नामांकन से पहले ही उनको इस्तीफा देना होगा। जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होंगे उसके बाद गहलोत। तो ये राजस्थान की पूरी दिन भर की आज की हलचल, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सीएम पद के बदले अध्यक्ष का एक बड़ा रोल उनके पास, कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा पद। अब 3 जो किरदार जो तय करेंगे कौन होगा सीएम पद। अशोक गहलोत जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है, पद छोड़ेंगे। नए सीएम के रेस में सचिन पायलट सबसे आगे हैं और इन्हीं के नए सीएम बनने की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन संभावनाएं। सोनिया गांधी नए सीएम का पर जो है आखिरी फैसला लेंगे क्योंकि आला कमान के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन ताकत क्या है सचिन पायलट की। जनाधार वाले नेता हैं। जब अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के तो जबरदस्त काम किया और सत्ता में पहुंचे। जो कमजोरियां हैं वो आप देखिए, पार्टी के भीतर ज्यादा उनकी पकड़ ने, बीच में नाराजगी भी उनके सामने आई थी। ताकत क्या है, साफ सुथरी उनकी इमेज है, एक छवि है, पढ़े लिखे लीडर हैं, ये इनकी छवि है। प्रदेश अध्यक्ष का उनके पास अनुभव, जैसे कि हमने जिक्र किया कि जब चुनाव थे उससे पहले अध्यक्ष यही थे और ये जनता के बीच में गए और जिसलिए जनाधार वाले नेता बने। कमजोरी क्या है, बगावत की वजह से थोड़ी सी परेशानी पार्टी के भीतर इनके खिलाफ पैदा हुई। तो राजस्थान में कांग्रेस की बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज और इस बैठक में तय होगा कौन बनेगा सीएम। आज जो यहाँ पर नाम चल रहा है सीएम पोस्ट के लिए, सचिन पायलट, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, गोविंद सिंह डोटासरा, क्या आप लोगों के दिल में है? नो डाउट सब नाम चल रहे हैं। मैंने भी आज अखबारों में पढ़ा कि सचिन पायलट, सीपी जोशी जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये नाम चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि सब एमएलए आला कमान पे भरोसा करते हैं और राजस्थान को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी जी से इनकी क्या बात हुई है ये तो मैं नहीं जानता, राहुल गांधी जी से क्या बात हुई है, लेकिन राजस्थान
देश की सरकार के आंख की किरकिरी बना हुआ है। बीजेपी यहाँ कोई अटैक नहीं कर पाए और हम वापस लौट कर आए सत्ता में, ऐसा फैसला निश्चित रूप से आलाकमान करेगा। और आलाकमान का जो फैसला होता है वो मानना हमारी जिम्मेदारी भी है कि देश के जो हालात है ऐसे में आलाकमान का जो फैसला होगा वो बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। और मुझे पक्का विश्वास है आलाकमान जो भी फैसला करेगा विधायकों की राय के बाद वो देश की ताकत बनेगा। फैसला राजस्थान कैसे कुछ तय हो पाया है? किस तरह से राय ली जाएगी? लिखित में ले जाएगी, हाथ खड़ा कराया जाएगा, कुछ तय हो पाया है क्या? चाहे हाथ खड़ा करा ले, चाहे लिखित में ले ले, कैसे भी ले ले, करना आलाकमान को है, ये आप भी जानते हो। आपकी पसंद भी आलाकमान की पसंद है? देखिए एक बात बताइए, आलाकमान की जो पसंद है वो हम सब की पसंद है, इसमें कोई दोहराए नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जी का बयान क्या आया, यही तो आया। अब जब अशोक गहलोत जी खुद एक पद के सिद्धांत पर आ गए तो अब आलाकमान जो भी फैसला करेगा अच्छा करेगा, राजस्थान के हित में होगा, देश के हित में होगा। ज्यादा हंगामेदार होगी या शांति से हो जाएगी बैठक? मन लागे कोनी का हंगामा हुए लो, हंगामा होगा नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत जी इस वक्त चीफ मिनिस्टर, विधायक दल के नेता, उनके घर पे मीटिंग है, तो वो जब देश का नेतृत्व करने जा रहे तो उनके घर पे हंगामा कौन करेगा? प्रताप सिंह खाचरियावास है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान को जो भी मंजूर होगा हमें मंजूर होगा, और आज विधायक दल की बैठक में जो भी प्रोसेस अपनाई जाएगी नेता चुनने के लिए वो कांग्रेस के सभी विधायक मिल बैठकर फैसला करेंगे और अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान के हाथ में है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और शरद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, वो कौन होगा? इस वक्त रेस में सबसे आगे कौन है? देखिए, सबसे आगे तो सचिन पायलट दिख रहे हैं, और दिख क्या रहे हैं कि आप जयपुर में कहीं भी गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठिए तो उनको लेकर एक लोगों में है कि सचिन पायलट को बनना चाहिए। मगर एक बार स्थिति दिखा दूं कि ये मुख्यमंत्री निवास जाने वाला रास्ता है, और देखिए किस तरह से बैरिकेटिंग पूरी तरह से कर दी गई है। मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, 3 स्तर की बैरिकेटिंग है और पुलिस लगा दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए हैं तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए, और सचिन पायलट दिल्ली से निकले हैं। दोनों 4:30 से 5 के बीच पहुंचेंगे यहाँ पर, और 6 से 7 के बीच पर्यवेक्षक पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। इस बीच अंदर खाने लगातार जो राजनीति है वो चल रही है। फ्रंट रनर अभी सचिन पायलट दिख रहे हैं, मगर लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर, उनके पिटारे से कोई नया जमूरा तो नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कौन निकलेगा। अभी तक जो यहाँ पर बातचीत चल रही है विधायकों के बीच में, ज्यादातर विधायकों को लगता है कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव आएगा तो वोट मांग सकते हैं, क्योंकि 8-9 महीने बाद चुनाव है। मगर यहाँ भी सब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती आई है। क्या हो सकता है कोई चरणजीत सिंह चन्नी ही राजस्थान में खोज लिया जाए? तो इसे लेकर बहुत सारे लोगों की राय बटी हुई। लेकिन जो विधायकों से सुबह से बात हो रही है मेरी, कम से कम 15 से 20 विधायकों और 10 मंत्रियों से बातचीत हुई, सबका कहना है कि आज यहाँ पर जो है कांग्रेस आलाकमान के नाम पर प्रस्ताव छोड़ दिया जाएगा और एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और वहां से फैसला ले लिया जाएगा। अशोक गहलोत के कुछ लोग सुबह गए थे पूछने के लिए कि आपका क्या आदेश है, क्या डायरेक्शन है, कि हम क्या करें और क्या बोलें, तो उन्हें कहा गया है कि अब 5 से 6 बजे के बीच में हम बता देंगे कि आपको करना क्या है। और उधर सचिन पायलट जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी किसी से नहीं कहना है जब तक आलाकमान के पर्यवेक्षक आकर पूछे नहीं। ठीक है शरद, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन शरद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राजस्थान में गहलोत खेमा कितना मजबूत है वो सब जानते हैं, और गहलोत खेमा सचिन पायलट को लेकर क्या सोचता है वो भी जग जाहिर है। तो ऐसे में गहलोत खेमे को मजबूत देखते हुए क्या सचिन पायलट लगता है कि मुख्यमंत्री की रेस में होंगे भी और उन विधायकों का समर्थन मिलेगा जो गहलोत के साथ हैं सचिन पायलट को? देखिए क्या है कि सत्ता अजीब चीज होती है। जैसे ही पता चलेगा ना कि मुख्यमंत्री के रेस में ये आगे हैं या कांग्रेस आलाकमान हो सकता है कि इनके नजदीकी हैं, तो रातों रात बदल जाते हैं, सुर बदल जाते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, कल शाम तक कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस आलाकमान को हमारी बात माननी पड़ेगी, अशोक गहलोत दोनों पद पर रहेंगे। आज कह रहे हैं जो आलाकमान को मंजूर है वो हमें मंजूर है। तो ज्यादातर जो विधायक है उनसे भी सचिन पायलट संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, 40 साल की राजनीति की है, इतनी आसानी से इनको एक झटके में खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरह की राजनीति करते आ रहे हैं लोग अभी भी मान रहे हैं कि क्या पता आखिरी दांव कुछ अशोक गहलोत चल दें। तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं
ये एक है कि अशोक गहलोत की पार्टी में पकड़ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर उस समय के सचिन पायलट को देखें, अभी के सचिन पायलट को देखें, तो आसमान जमीन का अंतर आ गया। उन्होंने राजनीति से बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत सारे विधायकों को अपनाया भी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, बड़े दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इंटरेस्टिंग रहेगा ना कि जितना आसान लोगों को लग रहा है उतना आसान स्वाभाविक बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। आप नजर बनाए रखें और बने रहे आप हमारे साथ। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कौन बनेगा राजस्थान का नया सीएम? सचिन की ताजपोशी या नए नाम पर मुहर? राजस्थान में आज फैसले की घड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ राजस्थान के सीएम की कुर्सी भी संभालने की इच्छा रखने वाले अशोक गहलोत की नहीं चली और अब आज इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। आज शाम 7 बजे जयपुर में राजस्थान विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नाम पर मुहर लगेगी। जयपुर में आज सीएम गहलोत के घर पर यह बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट सीएम पोस्ट के लिए मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। सचिन पायलट बीते 3 दिन से राजस्थान के विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। शनिवार को भी वो विधानसभा में कई कांग्रेस विधायकों से मिले। इरादा एक ही है, आलाकमान पर इस बात का दबाव बनाना कि विधायक उनके हक में है। हालांकि विधायकों की असली राय आज की बैठक में सामने आएगी, लेकिन हवा का रुख बदल रहा है। गहलोत के कट्टर समर्थक रहे बीएसपी से कांग्रेस में आए और मंत्री बने राजेंद्र गुढ़ा अब सचिन पायलट का नाम जप रहे हैं। राजस्थान के अंदर उसके बाद में जो नया मुख्यमंत्री बनना ही है, तो नया मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा आदमी राजस्थान में इनसे बढ़िया कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। और फिर ये पायलट साहब जब आए हैं, आने के बाद जो बारिश का शगुन हुआ हमारे राजस्थान में, इसको अच्छा शगुन मानते हैं। माना यह जा रहा है कि गहलोत अब भी सचिन पायलट को राजस्थान की कमान देने के इच्छुक नहीं है। उधर बीजेपी इस सियासी बदलाव और खींचतान को लेकर कांग्रेस पर तंज कर रही है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण, लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने, बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके ऊपर केंद्रित हो गया है। उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। राजस्थान में ये बड़े बदलाव का दौर है। राजस्थान में कमान बदलने से ये भी साफ होगा कि अगले साल का चुनावी मुकाबला कैसा होगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जयपुर में नए चेहरे पर मंथन जरूर होगा, लेकिन हरियाणा में फतेहाबाद में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगने वाला है और ओपी चौटाला की पार्टी ने मेगा रैली का आयोजन किया है। विपक्षी एकता दिखाने की इसमें कोशिश है। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के समेत पार्टी के अध्यक्षों को बुलावा गया। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सरीखे बहुत सारे लीडर्स देख सकते हैं। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कमलजीत, क्या तैयारियां हैं विपक्ष को लामबंद करने की? कौन कौन से लीडर्स आज एक मंच पर दिख सकते हैं? यहाँ पे एक पन दो काज यानी इनेलो पूरी तैयारी में है कि किस तरह से इसमें एक मंच में थर्ड फ्रंट के नेताओं को ले आया। वो अभी तक यकीनन हो नहीं पाया है, लेकिन कोशिश पूरी है। लेकिन देखिए कौन नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी नहीं आ रहे, अखिलेश यादव नहीं आ रहे, फारूक अब्दुल्ला नहीं आ रहे। तो जो एकजुटता पहले से दिखाना चाह रहे हैं वहां पे ऑलरेडी सेइंग लग चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो नेता पहुंच रहे हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी नहीं आ रहे। तो एक और चीज जो सामने आ रही है कि जो नेता आएंगे वहां पे शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा, लेकिन जो बड़ी विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वहां पे कहीं एकजुटता नजर नहीं आ रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि कौन आ रहा है, ठीक है, लेकिन कौन नहीं आ रहा है इस पर ज्यादा नजर रहेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर गंभीर और जिम्मेदार रुख दिखाया है।
आतंकवाद की चोट सह रहे भारत ने चीन और पाकिस्तान पर इशारों में चोट की और यह कहा कि भारत किसी भी रूप में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर भारत ने दिखाया कि वो शांति और स्थिरता का कितना बड़ा पक्षधर है और कैसे दुनिया की तरक्की में योगदान दे रहा है। शनिवार की रात यूएन में भारत के संबोधन की बारी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संजीदा तरीके से बताया कि दुनिया को संकटों से निजात दिलाने में भारत क्या योगदान दे रहा है। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान की भी खबर ली और सीमा पार से आतंकवाद पर चोट की। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. दुनिया में भारत की आवाज और भूमिका की कितनी अहमियत हो गई है, इसका अंदाजा भी यूएन की इस बैठक से लगा, जिसमें रूस ने भी जोर देकर कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है। как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете при обязательном одновременном. भारत ने गंभीर और जिम्मेदार रुख दिखाया, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कश्मीर का राग यूएन में आलापा। फिर सुनिए कि कैसे बाढ़ की विभीषिका के बीच भी पाकिस्तान को कश्मीर याद आया। We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. यूएन महासभा की 75वीं बैठक में भारत की नीयत और मजबूती साफ दिखी और पाकिस्तान से लेकर चीन तक के इरादों का फिर पर्दाफाश हो गया। पीएफआई को लेकर जांच एजेंसियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया और दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी का पटना दौरा पीएफआई के निशाने पर था। ऑपरेशन ऑक्टोपस में पकड़े गए पीएफआई के नेता से पूछताछ में यह सामने आया कि इसी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के पटना दौरे पर गड़बड़ी की बड़ी साजिश रची गई थी। बारह जुलाई 2022 पटना, बिहार। यही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे थे। उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी थी, सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई थी, लेकिन पीएफआई उस रोज उनकी सुरक्षा में सेंध की साजिश रच रहा था। अब 2 महीने बाद इस साजिश का खुलासा हुआ है। केरल में गिरफ्त में आए पीएफआई नेता ने साजिश का बड़ा खुलासा किया है। उसने माना कि पीएम की 12 जुलाई की पटना रैली में गड़बड़ी की साजिश थी। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बड़ा खुलासा ईडी की जांच में सामने आया है। दरअसल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करने पहुंचे थे। खुलासा यह हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उस रैली में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। इससे भी बड़ा खुलासा यह हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में माहौल खराब करने के लिए बकायदा पीएफआई मेंबर को ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की तैयारी बड़ी थी। रैली में माहौल बिगाड़ना था, इसके लिए बैनर पोस्टर बनाए गए। गड़बड़ी के लिए बकायदा ट्रेनिंग दी गई। पीएम की रैली में गड़बड़ी करने की साजिश वाली एफआईआर में कई खुलासे हुए हैं। मसलन पीएफआई देश में आतंक फैलाना चाहता है, सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, आपराधिक साजिश रच रहा है, दंगे भड़काने की साजिश में लगा है, टेरर ग्रुप को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार और गोला बारूद जमा किए जा रहे हैं। किस तरह से पीएफआई ने भारत के प्रधानमंत्री की रैली को भी टारगेट करने का
एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, किस तरह से उसमें देश के सौहार्द को बिगाड़ा जाए, धार्मिक दंगे भड़काए जाएं और 120 करोड़ रुपया विदेशों में से इसी कारण खातों में आ रहा है। एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए, गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाए। ये लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के लिए खतरा बने हुए हैं। ये सारा षड्यंत्र पीएफआई की गिरफ्तारी के बाद, लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। ये भी सामने आया है कि इनके निशाने पर अनेक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेतागण इनके निशाने पर थे। और कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है और विदेशों से इसमें फंडिंग हो रही है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का चल रहा है। पीएम मोदी की अक्टूबर 2013 की रैली में भी गड़बड़ी हुई थी। गांधी मैदान में धमाका हुआ था जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। लोग जश्न में है। Now the government, we society, more than government, the society need to be aware of this, and government need to take firm action against such people and show them their place, that what they are doing is unlawful. हाल में बिहार में पीएफआई मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है। शहर शहर पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े, कई दस्तावेज मिले, आतंकी ब्लूप्रिंट मिला है। इंडिया 2047 नाम से 7 पन्नों की बुकलेट मिली है। भारत को मुस्लिम देश बनाने का जिक्र मिला है। शहर शहर ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब बिहार पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ट्रेनिंग को आरएसएस शाखा से तुलना कर दी गई, लेकिन विवाद बढ़ने पर एसएसपी को सफाई देनी पड़ी। तिरुवनंतपुरम से शिवमोल केजी, किशनगंज से रोहित सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।